हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत जो आपका अध्याय नंबर आपका 4 है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र है। इस अध्याय को बहुत ही आसान भाषा में हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी हमको पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक आपको हम बहुत ही बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी हमारी क्लासों से। ये मेरा आप सभी से वादा है। चलिए आज की क्लास देखिएगा, मस्त मजा आ जाएगा आपको। पूरी क्लास देखिएगा, बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी। आपने कहीं से भी चैप्टर पढ़ा है तो एक बार इस क्लास को जरूर समय दीजिए। इस क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में टॉपिकों को समझाया है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप सभी लोग जानते हैं कि अध्याय नंबर जो 4 है उसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इस अध्याय में सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं भाई, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, चुंबकीय क्षेत्र को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक, अभी तक हम लोग क्या, अभी आप पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो किसी चालक में धारा प्रवाहित करने से जो है उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस अध्याय में हम लोग क्या सीखेंगे, इस अध्याय में ये सीखेंगे कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उन्हीं के प्रभावों और उन्हीं के नियमों का अध्ययन हम सभी लोग इस क्लास में, इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, मस्त टॉपिक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम सभी लोग जानेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि इस अध्याय में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑस्टर साहब ने अपना प्रयोग भी किया है, उनके इस प्रयोग को भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। देखिए हमारी पृथ्वी भी एक जो है वो एक चुंबक है, एक चुंबक की बात कार्य करती है। अभी देखिए आप लोगों को हम सिद्ध करके यहाँ पर दिखाएंगे, मतलब क्या यहाँ तो नहीं दिखाएंगे लेकिन अपनी बातों से जरूर सिद्ध करके दिखाएंगे। देखिए भाई, जैसे आप सभी लोग दंड चुंबक तो जानते हैं, दंड चुंबक जानते हैं, ठीक, इसे ये दंड चुंबक है, ठीक है, दंड चुंबक है, ठीक। इसमें दो पोल होते हैं, एक एन और एक एस, ये एक दंड चुंबक हो गया, ठीक। तो देखिए जब किसी आप दंड चुंबक के समीप किसी चुंबकीय सुई को लेकर जाते हैं, चुंबकीय सुई जानते हैं, मैग्नेटिक निडल, ठीक है, ये चुंबकीय सुई जो होती है कुछ ऐसे होती है, ऐसे गोल गोल खांचे के अंदर एक मैग्नेटिक निडल होती है जिसके दो ध्रुव होते हैं। जैसे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं वैसे इसमें भी दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। ये मैग्नेटिक निडल होती है। ये मैग्नेटिक निडल अगर चुंबकीय क्षेत्र में जाएगी तो 100% ये विक्षेपित होगी, ठीक है। सेम वैसे जब हम किसी दंड चुंबक के समीप, ये हमारा क्या है, ये हमारे पास है दंड चुंबक। मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर इन टॉपिकों को आपने हमसे पढ़ लिया तो ये चैप्टर आप सभी लोगों को बहुत आसान लगने वाला है। अगर मैं बात करूं तो ये मैंने कहा दंड चुंबक है, इसको हम सभी लोग क्या कहते हैं, इसको मैग्नेटिक चुंबकीय सुई बोलते हैं। मैं लिख देता हूं ये क्या है, ये है चुंबकीय सुई। अब मैं आपको इन दोनों की मदद से चुंबकीय क्षेत्र को बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि जब किसी हम दंड चुंबक के समीप चुंबकीय सुई को लेकर जाते हैं, ठीक है, जब किसी दंड चुंबक के समीप हम चुंबकीय सुई को लेकर जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो चुंबकीय सुई होती है वो क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। ये तुरंत जो है घूम जाएगी। जैसे इसके समीप लेकर आएंगे, चुंबक के समीप, तो ये एक निश्चित दिशा में आकर के ठहर जाएगी। लेकिन जैसे इस चुंबकीय सुई को उठा करके इस चुंबक से दूर किसी अन्य स्थान पर ले जाएंगे तो ये एक अन्य निश्चित दिशा में ठहर जाती है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, यहाँ से इस चुंबक के समीप लेकर आए तो ये ऐसे मान लीजिए थी, तो ये थोड़ा सा घूम गई। लेकिन इसको उठा करके जब अन्य स्थान पर लेकर जाएंगे जहां पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, जहां पर दंड चुंबक नहीं है, तो वहां पर ये एक अन्य दिशा में, जिस दिशा में यहाँ पर विक्षेपित हुई थी उस दिशा में नहीं, अन्य दिशा में जैसे थी, अन्य दिशा में जाकर के स्थिर ठहर जाती है। इस बात से क्या सिद्ध हुआ, इस बात से यह सिद्ध हुआ कि जब चुंबक के समीप किसी मैग्नेटिक निडल को लेकर आया जाता है या चुंबकीय क्षेत्र को लेकर आया जाता है तो मैग्नेटिक निडल पर या चुंबकीय सुई पर इस चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव के कारण एक क्या उत्पन्न होता है, एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। बल आघूर्ण क्यों बोला मैंने, क्योंकि ऐसे घुमाता है ना, तो घुमाया कब, जब इस पर बल आघूर्ण लगा तभी तो घूमी। इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण, प्रभाव के कारण ये जब घूमी तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या उत्पन्न हुआ, बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ, ठीक है, जो चुंबकीय सुई को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, जो चुंबकीय सुई को घुमाता है। तो बस इसी से परिभाषा आपकी बन जाएगी कि चुंबकीय क्षेत्र, आप क्या बोलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो आप बताएंगे किसी चुंबक के चारों ओर का हुआ क्षेत्र, इसे चुंबक के चारों ओर का हुआ क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है और वह एक निश्चित दिशा में ठहरती है, वो क्या कहलाता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा समझ में, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है जिसके कारण वह एक निश्चित दिशा में आकर ठहरती है, वह उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं
आपने देखा कि जब इस हम चुंबकीय सुई को चुंबक के समीप लेकर आते थे तो चुंबक के समीप भाई चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में मैग्नेटिक नीडल जो है घूम जाती थी, यानी उसके ऊपर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता था। लेकिन इसी मैग्नेटिक नीडल को अगर बाहर लेकर जाते थे तो फिर वो एक अन्य दिशा में आकर के, निश्चित दिशा में आकर के ठहर जाती थी। ठीक है, इसका मतलब चुंबक के चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही इसके ऊपर बल आघूर्ण लगता है और वो एक निश्चित दिशा में ठहरती है। ठीक है, और इसी को हम सभी लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, अब आप लोगों को हम बता दें एक बात और, जो हमारी पृथ्वी है ये भी एक चुंबक की भांति ही कार्य करती है। आप किसी भी चुंबकीय सुई को, यही चुंबकीय सुई को पृथ्वी के किसी भी स्थान पर जाकर के रखिए, ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। अर्थात इस चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो उत्तर दिशा में, और जो इसका दक्षिणी ध्रुव है ये दक्षिण दिशा में ठहरेगा। अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी हमारी वो चुंबक की भांति कार्य करती है, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। किधर से और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि जब हम किसी पृथ्वी के किसी भी स्थान पर चुंबकीय सुई को रखते हैं तो जो मैग्नेटिक नीडल का उत्तरी वाला सिरा होता है, उत्तरी सिरा वो उत्तर दिशा में और दक्षिणी सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी वो भी हमारी एक चुंबक की बात कार्य करती है, और उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। बताइए भाई, चुंबकीय क्षेत्र की ये संकल्पना आपको समझ में आई कि नहीं समझ में? चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा आपको समझ में आई कि नहीं समझ में? अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलिए आप लोगों को आगे की बात हम आपको समझाते हैं। क्या इसे मैं रब कर दूं भाई? इसे मैं रब कर देता हूं। ठीक है भाई, चलिए अब हमारे एक टॉपिक की बात हो गई चुंबकीय क्षेत्र की। मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया, चुंबकीय क्षेत्र हमारा हो चुका है खत्म। अब हम लोग आ जाएंगे अगले टॉपिक पर, और अगला जो टॉपिक है वो हमारा है ऑर्स्टेड का प्रयोग। बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, ऑर्स्टेड का प्रयोग। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड इनका पूरा नाम था। इन्होंने क्या प्रयोग किया? जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। उसी तरीके से जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस बात को सिद्ध किया ऑर्स्टेड साहब ने अपने प्रयोग के माध्यम से। कैसे सिद्ध किया? चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। बहुत ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले देखिए, इन्होंने एक चालक तार लिया। ये भाई चालक तार है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये एक चालक तार, तीन चालक तार, मतलब तीन स्थितियां बनानी ना, तो हम क्या करेंगे भाई, तीन स्थितियों को बना करके आपको समझाते हैं ऑर्स्टेड के प्रयोग को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे भाई, है ना। हमने तीन चालक तार ले लिए, अरे चालक तार एक ही लिया था लेकिन स्थितियां तीन। तो इस चालक तार को इन्होंने क्या किया भाई, इस चालक तार को इन्होंने, देखिए ये एक बैटरी ले ली, ये बैटरी का ऋण सिरा हो गया, ये धन सिरा हो गया। अच्छा, यहां पर क्या किया, यहां पर इन्होंने कुंजी लगा दिया, ऐसे जो है कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये आपकी हो गई कुंजी। अच्छा, यहां पर इन्होंने क्या किया, इसके समीप या इसके ऊपर समांतर एक मैग्नेटिक नीडल को रख दिया। किसको रख दिया भाई? मैग्नेटिक नीडल को रख दिया। बहुत ध्यान समझिएगा। अच्छा, मैग्नेटिक नीडल के सिरे को आप ऐसा समझ लीजिए, ये एन ध्रुव है और ये हमारा एस ध्रुव है। अच्छा, इन्होंने अपनी पहली स्थिति में ये पाया, इन्होंने क्या पाया कि जब किसी हम चालक तार को क्या करते हैं, बैटरी से और कुंजी से कनेक्ट करते हैं और कुंजी हमारी खुली हो, ये पहली स्थिति है। इन्होंने देखा कि जब कुंजी हमारी खुली है, मतलब इस चालक में हम कोई भी धारा नहीं प्रवाहित करते हैं, तो चुंबकीय सुई में कोई भी छेद नहीं होता है। चुंबकीय सुई आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे है आपकी। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्थिति में देखा, ये पहली कंडीशन हो गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन में क्या किया इन्होंने, इसी चालक तार को इन्होंने वैसे ही बैटरी से कनेक्ट कर रखा ही था। ये आपकी कुंजी थी, के हो गई भाई कुंजी। ठीक, ये चालक तार हो गया। ठीक है, ये ऋण सिरा हो गया, धन सिरा हो गया। इन्होंने क्या किया, कुंजी को दबा दिया, कुंजी को ऑन कर दिया, ऐसे समझ गए, स्विच जैसे आप ऑन करते हो वैसे उन्होंने ऑन कर दिया। ऑन करने का मतलब है इस चालक तार में धारा प्रवाहित होने लगी। जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित होने लगी तो जो इसके पास रखी ये हमारी मैग्नेटिक नीडल थी, ये तुरंत ही एक निश्चित दिशा में क्या हो जाती है भाई, विक्षेपित हो जाती है। ये ऐसे हो जाती है, एन सिरा देखिए यहां पर था, ये यहां पहुंच गया, एस सिरा यहां पर आ गया। तो चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण कब लगता है, कब वो विक्षेपित होती है, जब वह चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखी जाती है। अभी मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा या संकल्पना में समझाया। भाई ये चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई, इसका मतलब यह है कि इसमें धारा प्रवाहित करने पर इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। क्लियर? अभी आपने ये भी बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की एक निश्चित दिशा होती है, पृथ्वी हमारी एक चुंबक की बात कार्य करती है। अच्छा, दिशा होती है, तो इन्होंने तीसरी स्थिति में क्या किया,
उसके बाद इन्होंने तीसरी स्थिति में ये जो बैटरी था इसके धन ध्रुव को ऋण बना दिया और ऋण को धन बना दिया, और फिर कुंजी यहां पर थी और उसके बाद इन्होंने कुंजी को ऑन कर दिया। जो ऋण सिरा था उसको धन बना दिया, जो धन था उसको ऋण बना दिया, मतलब सिरों को बदल दिया। तो इन्होंने देखा कि जो इसके पास रखी कंपास सुई थी, जो इसके पास रखी कंपास सुई थी, उसकी जो दिशा है वो कुछ इस तरीके से हो गई। ये जो एस था वो यहां पर आ गया और जो ये एन था वो यहां पर आ गया। मतलब इन्होंने जब धारावाही चालक तार में धारा की दिशा को बदल दिया, उलटफेर कर दिया, तो चुंबकीय सुई की जो दिशा है वो भी आपकी बदल गई। इस बात से क्या सिद्ध हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र हमारी एक सदिश राशि, उसमें डायरेक्शन होती है। तो आप सभी लोगों ने ऑस्टेड का प्रयोग देखा, ठीक है। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड इनका पूरा नाम था। इन्होंने बताया कि जब किसी धारावाही चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस चीज को दिखाने के लिए इन्होंने एक धारावाही चालक तार लिया, इसके समीप इन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल को रखा और यहाँ पर एक बैटरी और एक कुंजी के साथ इसे कनेक्ट कर दिया। जब कुंजी खुली थी तो मैग्नेटिक नीडल में कोई विक्षेप देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता नहीं था। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर कोई भी बलागुण नहीं लगा, बलागुण नहीं लगा तो ये घूमी नहीं। अच्छा, जैसे ही कुंजी को ऑन किया जाता है, कुंजी को बंद किया जाता है, वैसे ही इस धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित होने लगती है और इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है और उस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जो ये चुंबकीय सुई रखी हुई इसके ऊपर एक बलागुण कार्य करता है और एक निश्चित दिशा में आकर के ठहर जाती है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने बैटरी के सिरों को पलट दिया, उलटफेर कर दिया। तो इन्होंने पाया कि जो चालक तार था उसमें धारा तो प्रवाहित होगी, बस विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। तो जो चुंबकीय सुई थी उस पर बल आघूर्ण विपरीत दिशा में लगा और वो विपरीत दिशा में आकर के एक निश्चित दिशा में ठहर गई। इस आधार पर इन्होंने सिद्ध किया कि जब किसी धारावाही चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब चूंकि जब किसी धारावाही चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस स्थिति में जो आवेश होता है वो गतिमान होता है। आवेश की स्थिति जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो जो आवेश होता है वो आपका गतिमान होता है। अर्थात इनके कहने का मतलब ये था कि गतिमान आवेश किसी धारावाही चालक तार में जो गतिमान आवेश होता है वह चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्लियर होगी बात। चैप्टर का नाम था गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो गतिमान आवेश के कारण किसी धारावाही चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये ऑस्टेड का प्रयोग बताइए। दूसरी हेडिंग थी हमारी चैप्टर की, समझ में आई कि नहीं समझ में? समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ऑस्टेड साहब ने नीचे सिद्ध कर दिया कि किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब आ गए आपके वैज्ञानिक बायो तथा सेवट। 1820 ईस्वी में दो वैज्ञानिक थे, बायो और सेवट नाम के दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, इनकी इस बात को देखा कि जब किसी धारावाही चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उन्होंने कई सारे चालक तारों पर, कई सारे चालकों पर इस चीज का प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद उन्होंने कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए कि जब किसी धारावाही चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। उन बातों से उन्होंने एक समीकरण बनाई जिसे हम सभी लोग बायो सेवर्ट के नियम से जानते हैं। और बायो सेवर्ट के नियम का तो ही खेल है इस चैप्टर में स्टार्टिंग में, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे मेन क्या है, बायो सेवर्ट का नियम, उसके अनुप्रयोग, फिर एम्पियर का प्रपत्ति नियम, उसके अनुप्रयोग। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये चीजें, फिर दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल के व्यंजक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं भाई, ठीक। मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दिया। चलिए भाई, अब आगे हम बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं बायो सेवर्ट नियम, है ना। चलिए भाई, थोड़ा डार्क ज्यादा हो गया है, मिटाने में मेहनत पड़ रही, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी। तो सभी लोग भाई कमेंट करके पहले ये बताइए बात जो मैंने समझाई ये आपको समझ में अच्छे से आई कि नहीं आई, ठीक है। चलिए, अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आपका है बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट का नियम। इसको एक और नाम से जाना जाता है बायो सेवर्ट का नियम, या किसी धारावाही चालक तार में, ठीक है, किसी धारावाही चालक तार में भाई हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम बोल सकते हैं धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की निर्भरता है, चुंबकीय क्षेत्र लिख सकते हैं, ठीक। तो आप अगले अगर नाम से डालना चाहे तो डाल सकते हैं धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या इसको बोलते हैं OR
धारावाही चालक के कारण, तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये हेडिंग भी आप बना सकते हैं, मतलब सेम ही है। ठीक, चाहे आप बायोसेवर्ट नियम डालें या धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डालें, बात एक ही। चलिए इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देते हैं। मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये टॉपिक भी आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। वैसे भी आता ही होगा, लेकिन फिर भी आता है तो मेरी बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही डीपली थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे जो आगे के डेरिवेशन है वो सब आपको आसान लगे। ठीक, देखिए बायोसेवर्ट साहब ने क्या किया, बायोसेवर्ट साहब ने कुछ और नहीं किया, इन्होंने यही देखा कि अच्छा, ऑस्टेड साहब ने ये बताया कि जब किसी धारावाही चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने से क्या होता है भाई, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उन्होंने अलग अलग चालकों पर इन्होंने प्रयोग किया और देखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। उन्हीं बातों को इन्होंने अपने नियम में बताया भाई। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया भाई, देखिए इन्होंने एक धारावाही चालक तार ले लिया भाई, ये एक धारावाही चालक तार हो गया, इसको आप एक्स वाई भी नाम दे सकते हैं, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है मान लीजिए आई। ठीक है, अच्छा, तो धारावाही चालक तार जो था इसका एक अल्पांश भाग लिया, मान लीजिए अल्प भाग इन्होंने ये ले लिया, और इस अल्प भाग की लंबाई को मैंने बोल दिया डीएल। डी अगर लग जाए, डी या डेल्टा, तो समझ लीजिए अल्प चीज को दर्शा रहा है। तो लंबाई, इस पूरी लंबाई की हमने अल्प लंबाई ली, थोड़ी सी लंबाई ली, इसलिए इसको डेल्टा एल या डीएल बोल सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, तो अभी आपको बताया गया कि जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस खंड अवयव या अवयव से, ठीक है, हम स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक ले लेते हैं भाई बिंदु P, और इस बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, क्योंकि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में एक पॉइंट ले रहे हैं इस ओर, इधर माना है, ऐसा नहीं कि इधर टाइप, इधर की ओर हम पॉइंट नहीं ले सकते, ले सकते हैं, बस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी। बस मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, जो मैं बताऊंगा इतना आप लोगों ने शायद मुश्किल से सीखा होगा। देखिए, तो यहाँ पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा भाई, धारावाही चालक तार है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हमने अभी इधर पॉइंट लिया, तो इधर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये क्रॉस चिन्ह से दर्शाएंगे, मतलब अंदर की ओर होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं मैं बता दे रहा हूँ, मैं इसके बाद आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम भी बताऊंगा। क्या होता है कि जब किसी धारावाही चालक तार में जो धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा की डायरेक्शन में आप लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। उसमें क्या बताया गया कि धारा की दिशा में अंगूठा कीजिए और अंगुलियां उस डायरेक्शन में कीजिए जिधर आप, जिस पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अंगुलियों को जो मोड़ने की डायरेक्शन होती है, ये देखिए हमने क्या किया, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में किया, अंगुलियां उस डायरेक्शन में की जिधर चुंबकीय क्षेत्र है। तो अंगुलियों को मोड़ने की जो डायरेक्शन होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और चुंबकीय क्षेत्र अगर तल के लंबवत अंदर की ओर होता है तो हम क्रॉस चिन्ह से दिखाते हैं। अब अच्छा, यही पॉइंट अगर कहीं मान लीजिए भी यहाँ ले लेते, इधर ये पॉइंट P ले लेते और इसको इसे किसी अवयव खंड से मिला देते। ठीक है, ये दूरी मान लीजिए R है, ध्यान समझ लीजिए। तो इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसे हम निकालते हैं भाई, हमने क्या किया, धारा की दिशा में अंगूठा किया, अंगुलियां उस डायरेक्शन में की जिधर चुंबकीय क्षेत्र है। तो अंगुलियों को मोड़ने की, अंगुलियां मुड़ी बाहर की ओर, तो तल से लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र इस पॉइंट पर होगा, और इसको हम एक बिंदु डॉट से लिखते हैं। क्लियर इतनी बात। तो इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तल के लंबवत अंदर की ओर होगा, इसलिए मैंने क्रॉस चिन्ह लगाया। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो बायोसेवर्ट साहब ने क्या बताया, बायोसेवर्ट साहब ने ये बताया भाई इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होगा बिंदु P पर, ये भी बात ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को O मान लेते हैं, वो भी आपका अल्प होगा। कितना होगा, अल्प, क्योंकि अल्प अवयव के कारण है। ठीक, ये पॉइंट हम P मान लेते हैं। ठीक, चलिए भाई, तो इन्होंने सबसे पहले क्या बताया, बायोसेवर्ट साहब ने अपने नियम में ये बताया कि इस अल्पांश धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी भाई अल्प है। तो पहली बात इन्होंने बताई कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB है वो इस धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। सबसे पहली बात इन्होंने ये बताई। ठीक, दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, दूसरी बात इन्होंने बताई कि इस अल्पांश धारावाही चालक तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो कि अल्प है, ये चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही चालक तार की अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरी बात इन्होंने क्या बताई, तीसरी बात इन्होंने बताई कि इस धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इस अल्पांश अवयव से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा और इस अल्पांश अवयव के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। कोण मान लीजिए अगर थीटा बन रहा है तो ज्या को हम बोलते हैं साइन,
तो साइन थीटा के समानुपाती होता है। अच्छा, चौथी बात इन लोगों ने अपने प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकाला कि इस अल्पांश धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न जो अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र है वह इस अवयव से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चार बातें इन्होंने बताई और चारों समीकरणों को मिला दिया। फिर लिखेंगे चारों नियमों को मिलाने पर चारों नियमों को मिलाने पर देखिए, एक तरफ लिखा डीवी, तुम लिख देंगे भाई डीवी, समानुपाती का चिन्ह लगा वो लगा देंगे, अंश में ये आएगा, ये नीचे आएगा, तो आई डीएल साइन थीटा और बटे में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे आर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं? अब ये अगर धारावाही चालक तार निर्वात में हो, ठीक है, यदि चालक तार निर्वात में हो, इसमें हो माध्यम जो हो निर्वात में हो, तो बायो-सैवर्ट ने अपने प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया कि यहां पर जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई। अभी बताएंगे ये क्या होता है। आई डीएल साइन थीटा बटे में भाई आर स्क्वायर। ये जो म्यू नॉट है, ये समीकरण निकल गई, इसी को बायो-सैवर्ट का नियम बोला गया। इसी को क्या बोला गया? यही बायो-सैवर्ट का नियम है। अच्छा, अब इस बात को थोड़ा और समझिए। यहां पर जो म्यू नॉट है, इसे हम लोग बोलते हैं निर्वात की वैद्युशीलता, सॉरी चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं हम सभी लोग। अच्छा, आप लोगों को एक चीज बता दें, जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है वो आपकी होती है 4 पाई, प्रयोगों द्वारा निकालेगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अच्छा, म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू निकालेंगे तो 10⁻⁷ हो जाएगी। अब मात्रक कितना होता है? तो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब आपके दिमाग में ये भी सोच होगी कि भाई न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर कैसे आ गया? अरे मात्रक निकालना बच्चों का खेल है, आपको पहले कूलाम के नियम बताया जा चुका है। इसको आप रोकिए, सब उधर पक्षांतर कर लीजिए। बी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आप कहां से रखेंगे? एफ बराबर आईबीएल, जो कक्षा 10 में पढ़े थे, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वो वाला रख के उसके बाद आई का मात्रक, डीएल का मात्रक, आर का मात्रक, साइन थीटा का कोई मात्रक होगा नहीं, सॉल्व करेंगे तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर आएगा। क्लियर हुई थी बात? चलिए भाई, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये जो नियम, ये जो समीकरण है, इसी को बायो-सैवर्ट नियम कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन रिपीट हुआ वो हुआ बायो-सैवर्ट के नियम का सदिश रूप। पूछा जाता है कि बायो-सैवर्ट के नियम का सदिश रूप क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं तो बहुत ही आसान भाषा में देखिए, यहां पर भी आप वेक्टर लगा दीजिएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि, और ये हो गया म्यू नॉट अपान में 4 पाई। अब देखिएगा यहां पर जो थीटा एंगल बन रहा है, अभी आपको बताया गया कि ये P को मिलाने वाली रेखा और इस अल्पांश और डीएल के बीच बना कोण होता है, मतलब डीएल और आर के बीच बना एंगल है ना। तो यहां पर देखिए आई डीएल है, तो आई डीएल के बीच का बना कोण, ये नहीं, डीएल और आर के बीच का बना कोण है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई डीएल है ना, और ऊपर से हम आर से गुणा कर लेंगे और ये हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे भी तो आर से गुणा करना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर था आर क्यूब हो जाएगा। अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ा, क्या पढ़ा है कि इधर थोड़ा सा बता देते हैं, दो सदिश राशियों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है और उनके परिमाण उनके बीच बनी ज्या के गुणनफल के बराबर। अब देखिए डीएल आर साइन थीटा लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, डीबी वेक्टर बराबर म्यू 0/4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा, ये इसी ग्रुप में लिखा है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और बटे में कितना हो जाएगा भाई आर क्यूब। ये आपके सामने बन गया बायो-सैवर्ट के नियम का सदिश रूप। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक भी होता है टेस्ला, ठीक। दूसरा मात्रक आप कहां से निकाल सकते हैं? आपने पढ़ा था एफ बराबर आई बी एल, कक्षा 10 में सूत्र पढ़ा था कि नहीं, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। यहां से बी की वैल्यू निकालेंगे तो एफ बटे में आई एल साइन थीटा आ जाएगी, मतलब इसका एक मात्रक यहां से बहुत आसान आ जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, क्योंकि साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है। और ये मात्रक जब आप यहां पर रखेंगे और आईडीएल को इधर ले जाएंगे, आर को उधर ले जाएंगे, साइन थीटा को उधर ले जाएंगे, तो म्यू 0/4 पाई या म्यू 0 का जो मात्रक आएगा, क्योंकि 4 पाई का कोई मात्रक होता नहीं, तो वो आएगा आपका न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। बीमा आप निकाल सकते हैं, सब बच्चों का खेल है। तो आपने देखा कि बायो-सैवर्ट ला मैंने आपको बताया, ऑस्टेड का प्रयोग आपको इस क्लास में बताया, ठीक है। अभी चलिए एक छोटा सा रिलेशन और भी करा देते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। अभी जो आपके सामने ये आया है एक नियतांक म्यू नॉट,
और जब आप कूलाम के नियम पढ़ रहे थे तो एक नियतांक पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों में रिलेशन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसी बार प्रीवियस अभी इस बार हम बोर्ड की कॉपी चेक करने गए थे, तो जो कन्नौज वाला सेट था शायद, हाँ कन्नौज का जो सेट था, उस सेट में हमने देखा था कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध। ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो चलिए आप लोगों को हम वो रिलेशन भी करा देते हैं, 2 से 3 नंबर में था। ठीक, क्लास आपको कैसी लग रही कमेंट करके हमें जरूर बताइए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, तो जो अगली हेडिंग आपकी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध। लगाइए भाई। ठीक है, फिर आप लोगों को बायो सेवर्ट के नियम पढ़ाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो अगली हेडिंग आप सभी लोग लगा लेंगे। ये हमारी इस क्लास की ये चौथी हेडिंग है। ठीक है, सीरियल से पढ़ा रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी म्यू नॉट। आप जान चुके हैं ये निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है वो एप्सिलॉन नॉट होती है। इसमें हम सभी लोग जा रहे हैं संबंध ज्ञात करने, जो कि बहुत ही आसान भाषा में हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या होता है अभी आप जान चुके हैं। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखेंगे? वी नो दैट। हम सभी लोग भली भांति जानते हैं कि जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, इसकी वैल्यू भी हमने बताया 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, या म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। क्लियर होती बात? इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे, तथा आपने कूलाम के नियम में पढ़ा था कि ये जो नियतांक आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू थी 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। अगर आपको एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में संबंध चाहिए तो इन दोनों समीकरणों को आप कर दीजिए भाग। तो आप लिखेंगे समीकरण 1/2। समीकरण 1/2 से समीकरण 1 को 2 से भाग कर दीजिए। समीकरण 1 है आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 10 की पावर -7। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 9 गुणे 10 की पावर 9। ऊपर वाला जो मात्रक है वो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है, नीचे वाला जो मात्रक है वो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक, यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसको आप ले सकते हैं 9 गुणे 10 की पावर, देखिए -7 नीचे आएगा, पॉजिटिव घात बन जाएगी, और 9 7 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब इस मात्रक को थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप। ये मात्रक अगर आप समझेंगे तो जो नीचे वाला है ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो ये मात्रक बन जाएगा कूलाम स्क्वायर अपान में एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगा? कूलाम स्क्वायर अपान में एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो लिख दिया हमने कूलाम स्क्वायर अपान में एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब आपको मैं बता दूं, कूलाम को आप लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड, क्योंकि क्यों बराबर IT होता है। तो जब आप एम्पियर सेकंड लिखेंगे तो ये एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। चलो ऐसे लिख देते हैं, बटे में हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अच्छा, कूलाम को हमने क्या लिखा है? एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर और सेकंड, है ना? क्यों बराबर IT तो होता है। ठीक ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए भाई, अब आप लोग ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, है ना? ये हो गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 गुणे 10 की पावर 16, और मात्रक आपका बना है सेकंड अपान में मीटर स्क्वायर। इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं, सेकंड स्क्वायर अपान में मीटर स्क्वायर। हम एक काम करेंगे, इसको नीचे लेंगे, इसको सब इधर ले आएंगे। तो इसको लाएंगे तो इसको ले सकते हैं 3 गुणे 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। अच्छा, मीटर इधर आएगा तो इसको मिल सकते हैं मीटर प्रति, अच्छा इसी के अंदर ही लिख ले, क्योंकि ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब इसको बना ले होल स्क्वायर। ये सारी चीजें इधर लेकर चले आए, जो ऊपर था नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर पहुंच गया, और इधर हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये जो वैल्यू है ये प्रकाश की चाल है, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, किसकी वैल्यू होती है? C की, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक, या आप C बराबर लिख सकते हैं 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। भाई स्क्वायर उधर भेजेंगे, अंडर रूट लग जाएगा। ये जो रिलेशन आया है यही आपका जो है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
आज काफी दिनों के बाद हमने क्लास लिया, आधे घंटे की क्लास हमने ली। चौथे चैप्टर के अंतर्गत मैंने आपको 4 टॉपिक पढ़ाए, बहुत ही आसान भाषा में। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना बताएंगे, और बायो सेवर्ट के जो दोनों अनुप्रयोग हैं, दो अनुप्रयोग स्टेम सिलेबस में, दोनों अनुप्रयोग एक ही क्लास में आपको करा देंगे। चलिए भाई, बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम। देख लीजिए।